नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नोत्तरी में हमने आदिकाल और भक्तिकाल को कवर कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों को। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन है श्रृंगार काल, रीतिकाल, अलंकृत काल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। ऑप्शन ए। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ जी का काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने आदिकाल को 1000 से 1400 विक्रम संवत में बांटा है। पूर्व मध्यकाल या जिसे हम भक्तिकाल कहते हैं उसको इन्होंने 1400 से 1700 विक्रम संवत के बीच में माना है। उत्तर मध्यकाल जिसे हम श्रृंगार काल कहते हैं उसका समय इन्होंने 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत माना है। आधुनिक काल जिसको हम गद्य काल भी कहते हैं उसका समय इन्होंने 1900 विक्रम संवत से अब तक माना है। तो ये विभाजन था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के अनुसार। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रश्न है कि रीतिकाल को सबसे पहले श्रृंगार काल कहने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। इससे इस काल के रस के विचार को कोई श्रृंगार काल कह सकता है। इन्होंने कहा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में रीतिकाल के कवि कौन से हैं? आपको इसमें से रीतकालीन कवियों को अलग करना है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा। रीतिकालीन कवि आप जानते हैं कि बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण जी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? इनमें से रीतिकाल के प्रमुख कवियों में कौन है? ऑप्शन है खुसरो, रहीम, पलटू दास या मतीराम। तो इसमें से मतीराम ऑप्शन डी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है केशव, सेनापति, देव या पद्माकर। सेनापति, इसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले किसका समय था। तो सबसे पहले केशव का समय था, उसके बाद समय आता है सेनापति जी का, फिर देव आते हैं और सबसे लास्ट में आते हैं पद्माकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केशव, सेनापति, देव और पद्माकर। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। उपर्युक्त कवियों का जीवन कालानुसार आरोही क्रम इस प्रकार से है। केशव 1555 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी और पद्माकर 1753 ईस्वी। उपर्युक्त सभी कवि रीतिकालीन कवि हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करिए। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है। ऑप्शन है घनानंद, ठाकुर, रसलीन या रहीम। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है रहीम जी का, फिर नाम आता है घनानंद जी का, फिर रसलीन और फिर नाम सबसे लास्ट में आता है ठाकुर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे पहले कवियों के जन्म के अनुसार इसको हमें क्रम में सही करना है, सेट करना है। तो सबसे पहले रहीमदास जी, फिर घनानंद जी का जन्म हुआ था, उसके बाद रसलीन जी का जन्म हुआ था और सबसे छोटे, सबसे कनिष्ठ इसमें से ठाकुर हैं। उपर्युक्त कवियों के जन्म काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम देख लीजिए। कवि रहीमदास जी जिनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी, 1556 ईस्वी। घनानंद जी का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। रसलीन का जन्म हुआ था 1696 ईस्वी में और ठाकुर जिनका जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में। बच्चन सिंह के अनुसार घनानंद का जन्मकाल 1673 है तथा नगेंद्र के अनुसार रसलीन का जन्मकाल 1699 है। रसलीन का पूरा नाम था सैयद गुलाम अली रसलीन, सैयद गुलाम नबी रसलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है? निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है भूषण, मतीराम, बिहारी और देव। तो इसमें देखिए देव सबसे लास्ट के कवि हैं और ये चारों ऑप्शन में हैं, लेकिन सबसे पहला नाम आता है बिहारी जी का। बिहारी जी हमें 2 ऑप्शन में मिलते हैं। तो बिहारी फिर भूषण और फिर मतीराम और फिर देव। ये दोस्तों ये प्रश्न कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैंने तो क्रम ही लगा रखा था BBMD मतलब बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। ये कई बार नेट के क्वेश्चन आया है नेट के पेपर में ये। तो सबसे पहले जन्म हुआ था बिहारी जी का, फिर भूषण जी का, फिर मतीराम का और फिर देव का। भूषण और मतीराम आप जानते होंगे कि भाई हैं, चिंतामणि जी भी इनके भाई थे। तो ये 4 भाई थे जिनमें से 3 तो बड़े कवि थे रीतकाल के। अगले इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कवियों का जीवन काल आरोही क्रम में इस प्रकार है: बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। उपर्युक्त सभी कवि रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीतिसिद्ध माना है उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित इतिहास ग्रंथ में रीतिबद्ध माना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण रूप विवेचन। तो इसमें सबसे जो सटीक है वो है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। इसीलिए कुछ विद्वान इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो रीतिकाल की सर्वाधिक जो व्यापक प्रवृत्ति थी वो थी नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतिकाल के रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तोष, रसलीन प्रभृत अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? ऑप्शन है श्रृंगार, भक्ति, शांत या रौद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रृंगार रस। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस विशेषता का आपको चयन करना है। आपको बताना है कि रीतिकाल की विशेषताओं में इसमें से कौन सा कथन नहीं है। ऑप्शन है रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंब रूप में वर्णन हुआ है या रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है।
तो इन चारों कथनों में जो कथन नहीं है रीतिकाल की विशेषताओं में वो है ऑप्शन सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन नहीं हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलम्ब रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, अलंकारिकता तथा विविध काव्य रूप। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या बुंदेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। ऑप्शन सी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, विहारी, मतेराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने यह मिथक तोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानियो। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा था? ऑप्शन है सवैया, दोहा, चौपाई या छप्पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रीतिकालीन कवियों का सबसे जो प्रिय छंद था वो था सवैया। ऑप्शन ए। रीतिकालीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि थे, किंतु इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि मानना चाहिए। ये किसके संबंध में कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। और ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल या बोधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का द्विजदेव जी के बारे में। ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में द्विजदेव, जिनका नाम था महाराजा मानसिंह, उनके संदर्भ में लिखते हैं कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। द्विजदेव की दो पुस्तकें शुक्ल जी ने बताई हैं, जिसमें श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका है। श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका, ये दोनों पुस्तकें थी द्विजदेव जी की। यहाँ पे एक कथन और ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। तो लक्षण ग्रंथों में सबसे अंतिम कवि माने जाते हैं पद्माकर, और पूरे रीतिकालीन श्रृंखला जो रीतिकालीन कवि हैं उनमें उनकी श्रृंखला में ये सबसे अंतिम कवि माने गए हैं। कौन? द्विजदेव। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ऑप्शन है आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। डॉक्टर भगीरथ मिश्र तथा आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने
और आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या रामकुमार वर्मा। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया था और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये तीनों ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया था और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी थी। इसलिए उन्हें हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा का प्रवर्तक कवि माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया है? फिर से वही प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है चिंतामणि को। अगला प्रश्न, रीतिकाल का समय क्या था? ऑप्शन है 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक या 1373 से 1700 विक्रम संवत तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समयावधि 200 वर्ष पूर्व मानते हैं। 200 वर्ष मानते हैं। उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी ही माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खेलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 ईस्वी से मानते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय माना है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। आप जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल का नाम भक्तिकाल है और उत्तर मध्यकाल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या मध्यकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है तथा सभी कालों का दोहरा नामकरण किया है। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार आइए देख लेते हैं। श्रृंगार काल नाम दिया है रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल रीतिकाल को कहा है मिश्र बंधुओं ने। कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। बच्चन सिंह तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नीतिकाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चन सिंह तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी रीतिकाल को नीतिकाल कहते हैं। राम खिलावन पांडे इसे संवर्धन काल कहते हैं।
रमाशंकर शुक्ल रसाल आदिकाल को जयकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? ये प्रश्न कई बार आया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधु या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये प्रश्न कई बार आया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको याद हो गया होगा, ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधुओं ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, रीतिकाल को कलाकाल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन है मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा है और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो दोस्तों, ये थी रीतिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न थे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।